हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी। जैसा पता है कि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं हिस्ट्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को, और जो भी यहाँ क्वेश्चन आपको कराया जा रहे हैं सब चैप्टर वाइज कराया जा रहे हैं, इसलिए एक ही क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से आप देखिए और बिल्कुल भी क्वेश्चन को स्किप ना करें, ठीक। और एक चीज़, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हिंदी में टाइप करें गुरुकुल और इंग्लिश में टाइप करें क्लासेस, ठीक। टेलीग्राम पर आप जाएंगे, वहाँ टाइप करें हिंदी में गुरुकुल लिखिएगा, इंग्लिश में लिखिएगा क्लासेस। जैसे टाइप करेंगे हमारा चैनल वहाँ पे आ जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको सारी वीडियोज आपको मिल जाएंगे, ठीक। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करना शुरू करते हैं। देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की थी। तो याद रखिएगा, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था जिसने लागू की थी वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। और लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात देखिए ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था को लागू करने वाला कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस था, ठीक। फिर आ जाएंगे देखिए अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इस्तमरारी बंदोबस्त द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या लाभ प्राप्त हुआ। तो याद रखिएगा, इस्तमरारी बंदोबस्त द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को जो लाभ प्राप्त हुआ, यह लाभ प्राप्त हुआ कि कंपनी को निश्चित राशि मिलने लगी। तो कंपनी को निश्चित राशि मिलने लगी थी, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि इस्तमरारी बंदोबस्त द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को लाभ क्या प्राप्त हुआ कि कंपनी को निश्चित राशि मिलने लगी, ठीक। फिर आ जाएंगे देखिए अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जमींदारों को किसानों से वसूले भू राजस्व का कितना भाग कंपनी को देना पड़ता था। तो याद रखिएगा, जमींदारों को किसानों से वसूले गए भू राजस्व का जो भाग कंपनी को देना पड़ता था वह है 10/11वां भाग। और 10/11वां के भाग की देखिए है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि जमींदारों को किसानों से वसूले गए भू राजस्व का 10/11वां भाग क्या करना पड़ता था, कंपनी को देना पड़ता था, ठीक। फिर आ जाएंगे देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पांचवी रिपोर्ट संसद में कब प्रस्तुत की गई। तो याद रखिएगा, पांचवी रिपोर्ट जो संसद में प्रस्तुत की गई थी वो की गई थी 1813 ईस्वी में। और 1813 ईस्वी की बात देखिए है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारे यहाँ पे सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि पांचवी रिपोर्ट संसद में 1813 ईस्वी में प्रस्तुत की गई थी। अब आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल के देहाती क्षेत्र एवं जोतदारों का वर्णन किसके सर्वेक्षण संस्मरण में दिया गया है। तो याद रखिएगा, बंगाल के देहाती क्षेत्र एवं जोतदारों का वर्णन जिसके सर्वेक्षण संस्मरण में दिया गया है वह है फ्रांसिस बुकानन। और फ्रांसिस बुकानन की बात देखिए है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारे यहाँ पे सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद है कि बंगाल के देहाती क्षेत्र एवं जोतदारों का वर्णन जिसके सर्वेक्षण संस्मरण में दिया गया है वह है फ्रांसिस बुकानन, ठीक। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो सी हो गया यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पहाड़ी लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो याद रखिएगा, जो पहाड़ी लोग थे उनका जो मुख्य व्यवसाय था वह था स्थानांतरित कृषि। और स्थानांतरित कृषि की बात आई है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारे यहाँ पे ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना कि पहाड़ी लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वह था स्थानांतरित कृषि, ठीक। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पहाड़ी लोग मैदानी भाग के जमींदारों से कौन सा कर वसूलते थे। याद रखिएगा, पहाड़ी लोग जो थे वो मैदानी भाग के जमींदारों से जो कर वसूलते थे उसे खिराज कहते थे। और खिराज देखिए है ऑप्शन नंबर ए में, तुम्हारे यहाँ ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि पहाड़ी लोग जो मैदानी भाग के जो जमींदारों से जो कर वसूलते थे उस कर का नाम क्या था, खिराज था, ठीक। फिर आ जाएंगे देखिए अपने अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है कि संथालों का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो याद रखिए, जो संथाल लोग थे उनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था हल। और हल की बात देखिए है ऑप्शन नंबर डी में, तो हमारे यहाँ डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि संथालों का जो प्रतीक चिन्ह था वो हल था, ठीक। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बम्बई दक्कन विद्रोह कब हुआ था। तो याद रखिएगा, जो बम्बई दक्कन विद्रोह हुआ था वो हुआ था 1875 को। 1875 की बात देखिए है ऑप्शन नंबर डी में, तो हमारे यहाँ पे डी पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि बंबई दक्कन का जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था 1875 ईस्वी की बात की गई है, ठीक। 1875 ईस्वी को, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 ईस्वी में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। तो याद रखिएगा, 1857 ईस्वी में कपास आपूर्ति संघ की जो स्थापना की गई थी ये की गई थी ब्रिटेन में। और ब्रिटेन देखिए है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ पे बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ब्रिटिश भारतीय सरकार द्वारा
परिसीमन कानून कब पारित किया गया? तो याद रखिएगा ब्रिटिश भारतीय सरकार द्वारा परिसीमन कानून जो पारित किया गया था, यह पारित किया गया था 1859 को, और 1859 ईस्वी की बात आई है ऑप्शन नंबर डी में। तो हमारे यहाँ पे डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि ब्रिटिश भारतीय सरकार द्वारा परिसीमन कानून 1859 ईस्वी को पारित किया गया था। ठीक, फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संथाल आंदोलन किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा जो संथाल जो आंदोलन है ये संबंधित है जनजातीय आंदोलन से, और जनजातीय आंदोलन की बात आई है ऑप्शन नंबर ए में। तुम्हारे यहाँ पे ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि संथाल आंदोलन जनजातीय आंदोलन से संबंधित है। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन था? तो याद रखिएगा जो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था यह था बंगाल का गवर्नर जनरल, और बंगाल के गवर्नर जनरल की बात आई है देखिए ऑप्शन नंबर बी में। तुम्हारे यहाँ पे बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था वो बंगाल का गवर्नर जनरल था। ठीक, फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में औपनिवेशिक शासन सर्वप्रथम कहां स्थापित किया गया था? याद रखिएगा भारत में औपनिवेशिक शासन सर्वप्रथम जो स्थापित किया गया था यह किया गया था बंगाल में, और बंगाल देखिए है ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारे यहाँ पे बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि भारत में औपनिवेशिक शासन सर्वप्रथम बंगाल में स्थापित किया गया था। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1770 के दशक में बंगाल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संकट में होने का कारण था। तो क्या कारण था? तो याद रखिएगा 1770 के दशक में बंगाल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की संकट होने का जो कारण था वो पहला कारण था कि बंगाल में बार बार अकाल पड़ रहे थे, दूसरा कारण था कि खेती की पैदावार कम होती जा रही थी, और तीसरा कारण था व्यापार में यहाँ के निवासियों की भागीदारी कम होने लगी थी। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो डी होगा ना उपरोक्त सभी हमारे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि 1770 के दशक में बंगाल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संकट का जो मुख्य कारण था वो पहला कारण था कि बंगाल में बार बार अकाल पड़ने लगे थे, दूसरा कारण था कि खेती की पैदावार कम होती जा रही थी, और तीसरा कारण था व्यापार में यहाँ के निवासियों की भागीदारी कम होने लगी थी। तीनों ही कारण है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में स्तम्भरारी व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई? तो याद रखिएगा भारत में स्तम्भरारी जो व्यवस्था जो लागू की गई थी ये की गई थी 1793 में, और 1793 ईस्वी की बात आई है ऑप्शन नंबर सी में। तुम्हारे यहाँ पे सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि भारत में स्तम्भरारी व्यवस्था जो है ये 1793 ईस्वी को लागू की गई। ठीक, फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल में स्तम्भरारी बंदोबस्त लागू करने वाला कौन था? तो बंगाल में स्तम्भरारी बंदोबस्त लागू करने वाला कौन था? तो वह था लॉर्ड कॉर्नवालिस, और लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात देखिए आया है ऑप्शन नंबर डी में। तो हमारे यहाँ पे डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि बंगाल में स्तम्भरारी बंदोबस्त को लागू करने वाला लॉर्ड कॉर्नवालिस था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल में स्तम्भरारी बंदोबस्त लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो याद रखिएगा बंगाल में स्तम्भरारी बंदोबस्त लागू करने का जो मुख्य उद्देश्य था उसमें पहला उद्देश्य था कि भू राजस्व की एक निश्चित रकम निश्चित समय पर प्राप्त करना था, और दूसरा था किसानों को खेतिहर मजदूरों में परिवर्तित करना। ये दोनों ही कारण थे, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो सी होगा ना ए और बी दोनों, इसको हम टिक कर देंगे। ठीक, तो याद रखना है कि बंगाल में स्तम्भरारी बंदोबस्त लागू करने का जो मुख्य उद्देश्य था उसमें पहला उद्देश्य था कि भू राजस्व की एक निश्चित रकम निश्चित समय पर प्राप्त करना, और दूसरा था किसानों को खेतिहर मजदूर में परिवर्तित करना। ये दोनों ही थे, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल में स्तम्भरारी बंदोबस्त लागू करने के बाद बहुत सी जमींदारियों को नीलाम करने का प्रमुख कारण था। एक बार क्वेश्चन को फिर समझ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल में स्तम्भरारी बंदोबस्त लागू करने के बाद बहुत सी जिम्मेदारियों को नीलाम करने का प्रमुख कारण, मतलब कि कह रहे हैं कि जब बंगाल में स्तम्भरारी जो बंदोबस्त कानून लागू कर दिया गया तो बहुत सारी जमींदारी जो थी ना, जमींदार जो थे वो सब क्या जिम्मेदारी जो थी वो सब क्या नीलामी होने लगी। तो उसका मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण ये था कि जमींदार जो थे ना वो निश्चित राजस्व राशि नहीं चुका पाते थे। राजस्व नहीं चुका पाने की वजह से नीलामी करने का प्रमुख कारण
ये हो गया था, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो ए होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना कि बंगाल में इस्तेमरारी बंदोबस्त लागू करने के बाद बहुत सी जमींदारियों को नीलाम करना पड़ा, या बहुत प्रमुख कारण बन गया नीलाम होने के पीछे वो क्या था कि जमींदार जो थे निश्चित राजस्व राशि नहीं चुका पाते थे। ठीक, फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसे सूर्यास्त विधि नाम से भी जाना जाता है? तो याद रखिएगा, जिसे सूर्यास्त विधि के नाम से जाना जाता है वह है महालवाड़ी व्यवस्था पहला, और दूसरा है ये रैयत वाली बंदोबस्त, और तीसरा है इस्तमरारी बंदोबस्त। इन तीनों को ही क्या माना जाता है? सूर्यास्त विधि का नाम दिया गया है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो हमारा डी होगा ना, उपरोक्त सभी ये सभी ऑप्शन हमारे राइट हो जाएंगे। आपको याद रखना है कि सूर्यास्त विधि नाम किसे दिया गया था? पहला है महालवाड़ी व्यवस्था, दूसरा था रैयत वाड़ी बंदोबस्त, और तीसरा था इस्तमरारी बंदोबस्त। इन सभी को क्या बोला गया था? सूर्यास्त विधि नाम से भी जाना जाता है। ठीक, फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जमींदार अपनी जमीनों को नीलामी से बचाने के लिए क्या करते थे? तो याद रखिएगा, जो जमींदार होते थे अपनी ज़मीनों की नीलामी से, अपनी ज़मीनों को नीलामी से बचाने के लिए जमींदार लोग क्या करते थे कि अपनी भू संपत्ति का कुछ भाग अपनी घर की महिलाओं के नाम कर देते थे। तो ये जो होगा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपको याद रखना कि जमींदार अपनी ज़मीनों को नीलामी से बचाने के लिए क्या करते थे? तो वो करते क्या थे कि जमींदार अपनी भू संपत्ति का कुछ भाग घर की महिलाओं के नाम कर देते थे, इससे उनकी कुछ ज़मीनें क्या हो जाती थी? बच जाती थी। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो ए होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे देखिए अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जोतदार किन लोगों को कहा गया था या किसको कहा जाता था? तो याद रखिए, जो जोतदार कहा जाता था वो कहा जाता था अमीर किसान को। अमीर किसानों की बात देखिए है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारे यहाँ ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि जोतदार अमीर किसान को कहा जाता था। ठीक, अमीर किसानों को। फिर आ जाएंगे देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शिकमी रैयत कौन थे? तो जो शिकमी रैयत थे ये कौन थे? याद रखिए, जो शिकमी रैयत थे, जो रैयत से ज़मीन लगान पर लेते थे, जो रैयत से ज़मीन लगान पर लेते थे उनको शिकमी रैयत कहा जाता था। और इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा जो बी होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना कि शिकमी रैयत कौन थे? तो जो रैयत से ज़मीन लगान पर लेते थे उन्हें शिकमी रैयत कहा जाता था। ठीक, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रांसिस बुकानन कौन थे? तो याद रखिए, जो फ्रांसिस बुकानन थे यह एक ब्रिटिश चिकित्सक थे, और ब्रिटिश चिकित्सक की बात आई है ऑप्शन नंबर डी में, तो हमारे यहाँ पे डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि फ्रांसिस बुकानन जो थे एक ब्रिटिश चिकित्सक थे। ठीक, फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बुकानन ने किस स्थान का दौरा किया था? तो याद रखिए कि जो बुकानन थे इन्होंने जिस स्थान का दौरा किया था या जिस स्थान पर गए थे, भ्रमण इन्होंने किया था, वह स्थान था राजमहल की पहाड़ियों में। और राजमहल की पहाड़ियों की बात देखिए है ऑप्शन नंबर हमारा बी में, तो हमारे यहाँ पे बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि बुकानन ने जिस स्थान का दौरा किया था वह राजमहल की पहाड़ियां थी। ठीक, फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? देखिए ऑप्शन ए में आया है अमेरिकी गृह युद्ध वर्ष 1861 में हुआ था, ये बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि अमेरिकी गृह युद्ध का अंत 1865 में हुआ था, ये भी हमारा ऑप्शन सही है। फिर ऑप्शन सी कह रहा है कि परिसीमन कानून पारित वर्ष जो है वो क्या है? 1860 है। तो ये ऑप्शन क्या है? गलत है, ये वर्ष गलत बताया गया है। फिर बताया गया कि दक्कन दंगा आयोग द्वारा प्रस्तुत वर्ष क्या है? वो 1878, ये भी हमारा ऑप्शन सही है। इसका मतलब जो हमारा यहाँ सही सुमेलित नहीं है वो है कौन? ऑप्शन नंबर सी। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित है? इसका मतलब 3 गलत हैं और क्या है? एक हमारा क्या है? सही ऑप्शन है। इन चारों में जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर आपका 1। ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये हमारा राइट आंसर होगा, बाकी सभी क्या है? हमारे रॉन्ग आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा था कौन सुमेलित है, तो याद रखिएगा वर्ष 1765 को कंपनी ने बिहार की दीवानी प्राप्त की, ये हमारा ऑप्शन सही है। बाकी सारे ऑप्शन क्या है? गलत है, तो गलत ऑप्शन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दामिने कोह क्या था? तो याद रखिएगा जो दामिने कोह जो था
ये भूभाग था। तो याद रखिए भूभाग, जमीन के भूभाग मतलब जमीन के टुकड़े को या फिर कैसे भूभाग को दामिने कोह कहा जाता था, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना कि दामिने कोह भूभाग को कहा जाता था। ठीक, फिर देखिए आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दक्कन दंगा, जो दक्कन दंगा आयोग का गठन कब किया गया था। तो याद रखिएगा दक्कन दंगा का गठन, जो दक्कन दंगा आयोग का जो गठन हुआ था, ये हुआ था 1875 ईस्वी को। 1875 की बात आई ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ पे बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि दक्कन दंगा आयोग का जो गठन किया गया था 1875 को किया गया था। फिर आ जाएंगे आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन में। देखिए हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहाड़िया लोग खेती के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग करते थे। तो याद रखिएगा जो पहाड़िया लोग थे वो खेती के लिए जिस उपकरण का प्रयोग करते थे उसे कुदाल कहते थे। कुदाल की बात दिखी है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ पे बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि पहाड़िया लोग खेती के लिए कुदाल नामक उपकरण का प्रयोग किया करते थे, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी में है। ठीक, तो मे भी यहाँ पे 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर सारी चीज समझ में आ रही है तो प्लीज एटलीस्ट आप वीडियो को तो लाइक तो कर ही दिया करें, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।